ओके। तो पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। कैपेसिटेंस आज से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द कैपेसिटर? क्या करता है कैपेसिटर? क्यों यूज करते हैं हम लोग कैपेसिटर? ऐसे ही दुनिया में बना है तो सिर्फ यूज करने के लिए ही बना है, तो इसीलिए हम लोग यूज कर लेते हैं। यही बात है क्या सर? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए। एनर्जी स्टोर करने के लिए। एनर्जी स्टोर करता है और क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। तो बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, उसके फॉर्म में फिर हम लोग देखते हैं कि एनर्जी भी स्टोर हो रहा है, राइट। चार्ज अगर स्टोर हो, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज बेसिकली और एनर्जी, राइट। तो जब एनर्जी की जरूरत है तो वहां पर से हम लोग एनर्जी लेके यूज कर लेते हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखोगे उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होगा। रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, हर जगह कोई भी चिप, वो सिस्टम ऑन चिप तुम देखते होगे, बेसिकली एक पूरा एक मदरबोर्ड जैसा चीज होता है, बोर्ड जैसा चीज होता है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं, राइट। तो उसमें एक ऐसा डिवाइस होता है, ये इस तरीके से सिलिंड्रिकल टाइप का, और उसके नीचे ऐसे दो वायर निकला हुआ रहता है, राइट, और ये ऐसे अटैच रहता है। तो ये बेसिकली कैपेसिटर है, ठीक है। दिस इज हाउ द कैपेसिटर लुक्स लाइक। सो if you see capacitor and capacitance, so what is a capacitor? A capacitor is a device which is used for storing the charges. तो basic definition capacitor का देखो, लोन वॉरियर है अपना अभिजीत सिंह, ना पूर्णिया से अपने एकदम ये झंडा फहराए हुए हैं, और बाकी जो हैं सारे यहाँ पे नोएडा में, इनके पास इतना नेटवर्क नहीं है। पूर्णिया जैसे छोटे शहर में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा क्लास कर रहा है नेटवर्क ऑन कर। यहाँ पे देखिए इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि बच्चे क्लास ही नहीं कर पा रहे हैं कैमरा ऑन। ऐसे दुष्ट बच्चे हैं, बात भी नहीं सुनते हैं। और ये टीवी मूवी है रेडी देख रहे, कौन सा मूवी आज रिलीज हुआ है, कौन सा? सलमान। राधे। राधे, वही राधे दिखा रहा है क्या? खड़ा है उसको। हाँ चलिए, कल छुट्टी भी है, बैठ के देखना तुम लोग। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्जेस, राइट। इट इज अ डिवाइस टू स्टोर द चार्जेस। साथ में एकदम लिखते रहो, अपना अपना कॉपी कलम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, जैसा कि कल मैंने बोला था, कीप ऑन राइटिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग। सेकेंड पे आते हैं, भाई कैपेसिटर दिखता कैसा है? अगर हम लोग देखते तो दिस इज हाउ कैपेसिटर लुक्स लाइक। मैंने बोला ना, सिलिंड्रिकल जैसा शेप रहता है, उसमें से दो वायर निकले हुए रहते हैं, वो दोनों वायर कनेक्शन करने के लिए होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइव और न्यूट्रल वायर में कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और प्लेट सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक दैट इज इंसुलेटर। तो एक जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टर्स होंगे, मतलब उसका जो तुम देखोगे ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और यहाँ पे ये वायर लगा, और इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बेसिकली रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और ये दो वायर्स लगे हुए, राइट। सो दिस इज हाउ कैपेसिटर इन जनरल लुक्स लाइक। यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता रहे हैं, कहीं कहीं पे स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब इस तरह से दो कंडक्टर्स होंगे, और इसके बीच का जो एरिया है ये डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ होगा। और दूसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इट लुक्स लाइक दिस। जो हम लोग छोटे क्लास में हम लोग ये जो हॉलो सिलेंडर वाला जो क्वेश्चंस वगैरह बनाए, तो वैसा लगता है। तो बाहर वाला सिलेंडर हो गया एक प्लेट, और अंदर वाला सिलेंडर एक प्लेट हो गया। स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर वाला जो स्फीयर है एक प्लेट हो गया, और अंदर वाला स्फीयर दूसरा प्लेट। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्जेस। इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जनरली अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर रहे हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सर जनरली कौन सा यूज होता है डिवाइसेस में?
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जनरली तुम देखोगे सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है और ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये सिलेंडर जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर सिलिंड्रिकल मतलब शेप में ही है कैपेसिटर। सिलेंडर जैसा है बट उसके अंदर दो इस तरह से प्लेट्स होंगे ना, ये अंदर ऐसे दो प्लेट्स होंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय राइट, ठीक है। तो बाहर के शेप से अंदर के शेप को जज ना करें। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये तीन तरीके का कैपेसिटर होता है जो कि शेप पे डिपेंड करता है उसका नाम क्या है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. electrical capacitance और capacity of a conductor क्या होता है? So electrical capacitance, capacity से आता है capacitance। capacity किस चीज का? चार्ज को स्टोर करने का। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसका उतना capacitance होता है। So it is the ability of a conductor to store an electric charge or energy। तो कितना चार्ज या एनर्जी कोई भी डिवाइस स्टोर कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ अ कैपेसिटर। सो चार्ज जो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है, ऑफ अ कैपेसिटर। सो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C इज कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। कैपेसिटेंस C इज चार्ज स्टोर्ड इन अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये कैपेसिटर, ठीक है। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो कैपेसिटेंस is equal to charge stored by potential difference। एक भी घोचू लिख नहीं रहा है, एक भी बच्चा लिख नहीं रहा है, ना तो वेदांत लिख रहा है ना अर्नव लिख रहा है। सब लोग जो है एकदम देख रहे हैं। लिख रहा है अर्नव? ओहो, ऐसा कैसे तुम्हारा हाथ Yes, दिख रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। साई तुम सागर, नीचे रह। वेरी गुड वेरी गुड। वेदांत दिखाया नहीं मतलब लिख नहीं रहा, सिद्धांत दिखाया क्या? लिखते रहो। हाँ, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटर। सो चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, charge on the plates of a capacitor is directly proportional to potential difference at the two ends of the capacitor। So Q is proportional to V, so Q is equal to C by V और C is equal to Q upon V। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अनुषा भी अच्छी बच्ची अपने आप ही कैमरा ऑन कर ली, और ये सब सारे जो है ना बाकी कान पकड़ के इन सबको ऑन कराना पड़ेगा। ये आदित्य और आयरेस तुम्हारे स्कूल में क्या ऑन नहीं करवाते हैं कैमरा? क्या तुम्हारा जो ये स्पेशल स्कूल है ये पास में, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल है, अगर कराते हैं तो फिर तुम लोगों को तो आदत होनी चाहिए। नहीं, आदित्य यादव और आयरेश, आदित्य सिंह तुम्हारा बैकग्राउंड देके काफी दिन हो गया, जल्दी करो ऑन। पावनी, अनहद, पर्पल बैकग्राउंड। यस सर, आई वांटेड टू आस्क, मतलब ये कैपेसिटर क्या काम करता है, समझ में नहीं, मतलब चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करता है या फिर ड्यूरिंग द वर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तब कुछ काम करता है? जब इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है पहले अपने अंदर पूरा चार्ज स्टोर कर लेगा, तभी फिर अलाउ करेगा। जब तक वो पूरी तरह से चार्ज नहीं करेगा तब तक वो करंट आगे फ्लो नहीं करना। पहले वो पूरा चार्ज अपना पेट भरेगा, उसके बाद आगे करंट लेगा। जब फुली चार्ज हो जाता है तो इट एक्ट्स एज अ क्लोज सर्किट, और जब चार्ज नहीं रहता है तो इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, राइट। करंट Sir, only when it gets charged।
सर कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे चलता है? किस प्रिंसिपल पे चलता है मतलब? सर इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म किस, क्या चीज का मैकेनिज्म पूछना चाह रहे हो? सर मतलब कैसे फंक्शन करता है, समझ नहीं आया। फंक्शन एक डिवाइस है ना भाई, रेजिस्टेंस कैसे फंक्शन करता है अब ये पूछोगे कैसे? नहीं, अभी करेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब देखेंगे कि किस तरह से चार्ज उस पर स्टोर होता है और कैसे क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ओके सर। तो बहुत सारा चीज उसमें पढ़ना है ना हम लोग को। आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तभी भी पढ़ेंगे कि जब चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर हो रहा होता है तो कैसे टाइम लगता है, क्या इक्वेशन होता है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो रेशियो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक, so ratio of change in an electric charge in a system corresponds to the change in its electric potential. अब ये जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या है? फराड है और 1 कूलम पर वोल्ट, राइट? तो यूनिट फराड और 1 कूलम पर वोल्ट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आता है, कौन हमको बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के, जो निकाल के बताएगा उसको एकदम प्राइज है। प्राइस में क्या मिलेगा? तो ये तो दिस इज समथिंग व्हिच यू विल कम टू नो लेटर ऑन। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला? कैलकुलेट इट इन योर कॉपी, शो इट टू मी फास्ट। 1 मिनट दिया मैंने। जो सबसे पहले दिखाएगा वो मतलब एकदम तेज तर्रार बच्चा है। मुझे मेथड देखना है, फाइनल आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। गूगल पे सर्च ना करें कृपया, ना कि गूगल पे जो सर्च करने वाले बच्चे हैं कृपया गूगल पे सर्च ना करें। एक मिनट हो गया, ढन अलार्म बज गया। अब देख लो यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। तो आदित्य यादव दिखा रहे हो क्या, कुछ बनाए क्या? अच्छा, चलो भाई। सर बस वो होना। कैपेसिटेंस सी क्या है बच्चे? क्यू बाय वी है, होता है ना क्यू बाय वी कैपेसिटेंस। यस निहारा, वेरी गुड। आई आई हैड फुल फेथ इन यू। बहुत ही बढ़िया। वी पोटेंशियल तुमने कैसे था? वी का तुमने अपने आप कर लिया? वी का कैसे निकाला? अच्छा, चलो चलो चलो, मैं देख, ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हारा। तो क्यू बाय वी है। चार्ज को क्या लिखते हैं हम लोग? करंट इनटू टाइम लिखते हैं, लिखते हैं ना, करंट इनटू टाइम। और वी को क्या लिखते हैं? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। याद है 10th क्लास में पढ़े थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, राइट? तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा I इंटू टी का होल स्क्वायर। क्यू ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय वर्क डन। अब करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय वर्क डन। हाँ आदित्य देखा मैंने, देख लिया देख लिया। अब ये वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का होता है m1 l1 t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का फिर से l1 हो गया। वर्क डन का m1 l स्क्वायर t माइनस टू होता है। आ रहा है समझ में? तो ये अब सबको ऊपर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? m1 l माइनस टू t4 और a स्क्वायर। आ गया ये? सर m-1 हुआ ना? हाँ m माइनस वन, ऊपर गया 1 तो माइनस। आ गया समझ में सबको? यस सर। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये एक नया चीज तुम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए ये आप लोग को पता होना चाहिए।
So I hope this is clear now. Now let's go to the third point. तो भाई ये जो यूनिट फराड कह रहे हैं और कूलम पर वोल्ट इसी से आता है। चार्ज का होता है कूलम और V पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट हो गया इज इक्वल टू 1 फराड। 1 फराड इज 1 कूलम पर वोल्ट। अब थर्ड आता है कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। भाई चार्ज स्टोर करेगा, है ना, तो दैट इज ऑलवेज एनर्जी स्टोर कर रहा है या जो चार्ज स्टोर कर रहा है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। नाउ सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स, ये जो कैपेसिटर को कहीं पे शो करना होता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को शो करते हैं तो इस तरह से जिगजैग ऐसे करके शो करते हैं, तो कैपेसिटर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस होगा और ऐसे वायर होगा। और वेरिएबल, ये तो फिक्स्ड कैपेसिटर हो गया, और वेरिएबल कैपेसिटर का जो है ये इस तरह से हम लोग एरो से उसको कट कर देते हैं, तो दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर। सो दीज आर द सिंबल्स फॉर कैपेसिटर। क्लियर बच्चों? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पर्पस ऑफ कैपेसिटर, हम लोगों ने देखा था पर्पस क्या था कैपेसिटर का, चार्ज स्टोर करना और एनर्जी को स्टोर करना। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिस्टिकली and temporarily. While storing charge, it also stores electrical energy. चार्ज स्टैटिकली होगा, स्टैटिस्टिकली नहीं होगा। एक मिनट, so it is used to store the electric charge statically. Static charge जो होता है ना, statically and temporarily while storing charge, it also stores electrical energy. तो जब चार्ज स्टोर करेगा तो एनर्जी भी साथ में स्टोर होगा, बिकॉज चार्ज को स्टोर कर। It can safely absorb large amount of charge and similarly release that large amount of charge whenever required. तो जब भी सर्किट में जरूरत पड़ेगा तो वो उसको रिलीज भी कर देगा और वो सेव करके भी रखता है, राइट। तो जब रिलीज करता है तो डिस्चार्ज होता है बेसिकली उसका कैपेसिटर का। जब चार्ज को रिलीज करेगा तो दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। जब चार्ज हो रहा होगा तो वो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर होता है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और ये जो फॉर्मूला जो ये है कि किस तरह से चार्ज होगा, तो चार्ज at any instant q is equal to q naught 1 minus e to the power minus t upon tau होता है। ये आरसी सर्किट हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग ये एसी सर्किट हम लोग कर रहे होंगे, तब हम लोग देखेंगे कि अगर एक बैटरी है, मतलब ये एसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस ही है, तो किसी भी टाइम टी पे जो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा दैट इज इक्वल टू ये while charging of a capacitor, and while discharging, okay, so while discharging q is equal to q naught e to the power minus t by tau. So this is while discharging and this is while charging, ठीक है। ऐसे इसका जरूरत अभी है नहीं, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये हम लोग जब एसी सर्किट करेंगे तब करेंगे। So it can safely absorb large amount of charge and similarly release that large amount of charge whenever is required in the circuit. Now capacitor can store charge temporarily, है ना। Now uses of capacitor, first it is used in electrical appliances, रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तुम आसपास देख, जितने भी डिवाइसेस हैं सब के अंदर कैपेसिटर जरूर लगा हुआ। बिना कैपेसिटर के तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्लीट ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ कैपेसिटर नाउ, एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर, देयर आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। ये हम लोग देखे भी थे शुरू में ही जब स्लाइड कर रहे थे। और डाइलेक्ट्रिक जो यूज होता है उसके हिसाब से भी तुम अलग अलग कैपेसिटर का नाम लिख सकते हो अपॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं,
तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर हम लोग क्या डाइलेक्ट्रिक यूज करें, उसके हिसाब से भी हम लोग कैपेसिटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जैसा कि मैंने बोला, इफ द कंडक्टर्स आर प्लेन द कैपेसिटर इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. When the conductors are spherical, the capacitor is called spherical capacitor. And when the conductors are cylindrical, the capacitor is called the cylindrical capacitor. तो मैंने शुरू में ही वो बना के भी दिखाया था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये इस तरह का कैपेसिटर होगा, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए so this is parallel plate capacitor, this is spherical capacitor, and this is cylindrical capacitor. ठीक है बच्चों? Now unit of capacitance हम लोगों ने शुरू में देखा भी, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फराड होता है. 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट. कूलम पर वोल्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 फराड को. A conductor is said to have a capacitance of 1 farad if 1 coulomb of charge raises its electric potential through 1 volt. तो जब 1 coulomb of charge उसमें स्टोर होगा, when the potential is raised to 1 volt, then we say that the capacitance is equal to 1 farad. And in practice, a farad is a very big unit. The most common units are its submultiples, माइक्रोफराड, नैनोफराड और पिकोफराड. ये सब डे टू डे लाइफ में होता है. तो तुम जो कैपेसिटेंस खरीदोगे मार्केट में, वो माइक्रोफराड के टर्म्स में, नैनोफराड के टर्म्स में और पिकोफराड्स के टर्म्स में मिलता है. फराड के टर्म्स में नहीं मिलता है. 1 फराड इज अ वेरी बिग यूनिट, राइट? सो डे टू डे लाइफ सिनेरियो में हम लोग का जो यूनिट यूज करेंगे वो माइक्रोफराड, नैनोफराड और पिकोफराड यूज करते हैं. माइक्रो हमें पता है 10 to the power -6 होता है, नैनो 10 to the power -9 हो गया, और पिको जो है 10 to the power -12 फराड है. यस सर. सर 1 मिनट सर, नोट लिखते जाओ लिखते जाओ. डन सर. Done. Now capacitance of an isolated spherical conductor. ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है कि भाई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसका क्या कैपेसिटेंस है. मतलब अभी तो मैंने क्या बोला था कि भाई दो कंडक्टर चाहिए, ऐसा बोला था ना कि भाई दोनों पैरेलल हो या दोनों स्फेरिकल हो या दोनों सिलिंड्रिकल हो. यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई एक कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर. इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो. तो ये तो एक ही प्लेट है, दूसरा प्लेट कहाँ है? दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे. बेसिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे दूसरा प्लेट है, और ये एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर. तो इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, राइट? सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये अगर देखो, so consider an isolated spherical conductor of radius r having charge q. तो मान लीजिए इसका रेडियस r है और इसके ऊपर चार्ज q है. The charge q spreads uniformly over the outer surface of the sphere, whether the sphere is hollow or solid. हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज डालते हो इसके सरफेस पे आ जाता है. तो जो भी चार्ज आपने डाला ये इसके सरफेस पे आ गया, whether it is hollow or whether it is a solid sphere doesn't matter. The charge will always come on the surface और uniformly ऐसे distribute हो जाए. Therefore, the potential at every point on the surface of the sphere is same, because charge पूरे इस पे आ गया. और हम लोग को पता है कि जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज q by 4 pi epsilon naught r. पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? q by 4 pi epsilon naught r. This is the potential on the surface, है ना बच्चों? और जी सर. तो अब हमारे पास जो c है
सी का वैल्यू हम लोग को पता है Q बाय V होता है ना, चार्ज जो स्टोर है डिवाइडेड बाय V। अब V को इधर ले जाओ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को इस तरफ लेके आ जाओ, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। Q बाय V क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है। So as the sphere behaves as if the entire charge were concentrated at the center of the sphere, therefore potential at any point on the surface of the sphere is given by V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. C is equal to Q by V. V के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q डिवाइडेड बाय Q by 4 pi epsilon naught R। Q कट गया, 4 pi epsilon naught R ऊपर चला गया। दिस इज, वैसे तो मैं सिंपली यही कर लेता हूँ, Q बाय V है, V को इधर ले आए, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो वही उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। दोनों तरीके से सोच सकते हो, तुम सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो या इसी इक्वेशन में चेंजेस करके तुम निकाल सकते हो। आगे समझ में बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। यहाँ पे R जो Yes, होगा sir. वो मीटर में होगा और C क्या चीज में होगा, फराड में होगा, राइट। सो R इज इन मीटर एंड C इज इन फराड। सर ये समझ नहीं आया, मतलब कैपेसिटेंस क्या है? किसका, इसका जो स्फेरिकल कंडक्टर जो आइसोलेटेड, नहीं मतलब कैपेसिटेंस की मतलब डेफिनेशन समझ नहीं। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या नहीं समझ में आया उसमें? मैंने तो बताया, जो भी चार्ज स्टोर करता है, जो भी डिवाइस, उसको कैपेसिटेंस कैपेसिटर कहते हैं, जो भी डिवाइस चार्ज स्टोर करे। तो यहाँ पे एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करके रखता है, उसमें क्या समझना क्या है उसमें? तुमको कुछ उससे थोड़ा ना अभी सर्किट बनाना है जो तुमको उसको समझने की जरूरत है कि भाई जब तक समझेंगे नहीं तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे बनाएंगे। उसको ज्यादा मत समझो, सब अच्छा, तो मतलब वो मैथमेटिकल ये है, मतलब एक वेरिएबल तो मैथमेटिकल वेरिएबल क्यों है भैया? फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया तो तुमको कि एक सर्किट में जो चार्ज स्टोर करके रखता है उसको कैपेसिटर कहते हैं। मैथमेटिकल क्यों है? उसका एप्लीकेशन ऑब्वियसली देखेंगे, जैसे रेजिस्टेंस, तुमने पूछा कि रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, भाई सर्किट में पूरा भेजने दो करंट, क्या जरूरत है रेजिस्टेंस रखने? रेजिस्टेंस का क्या पर्पस है सर्किट, बताओ अभी भैया। जितना अच्छा कंडक्टर रहेगा सारा करंट जाने दो, क्या जरूरत है रेजिस्ट उसको करने का? कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उसको रोक रहे हैं जबरदस्ती, नहीं रोकेंगे, जाने दो उसको। रोक के क्या मिलता है उससे? क्यों यूज करते हैं रेजिस्टेंस सर्किट में? बताओ बताओ, गेस तो करो। सर वो मतलब ताकि रजिस्टर ही चार्ज तो ओवरफ्लो ना यूज हो। होता है, मतलब जो जिस एक ऑब्जेक्ट में मतलब यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, वही तो होता है रजिस्टर। जिस ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वही रेजिस्टेंस होता है। तो वही सर तो मैं ताकि कह रहा हूँ, चार्ज ओवरफ्लो ना हो। चार्ज ओवरफ्लो नहीं। सर तभी तो चार्ज को रोक लिया, अगर ज्यादा चला गया तो थोड़ा उसको दूसरे तरीके से मैं पुट करता हूँ। भाई किसी भी डिवाइस में कितना करंट फ्लो होना है, वो करंट को हम लोग को लिमिट होना चाहिए। हम लोग ज्यादा करंट फ्लो करा देंगे तो वो डिवाइस खराब हो जाए। तो उस डिवाइस में उतना ही करंट फ्लो हो, उसके लिए हम लोग उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं। कोई कह रहा है डिवाइस भाई इसमें मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, या दूसरे में 2 एम्पियर करंट चाहिए। तो जितना करंट चाहिए, अब हमारे पास तो पोटेंशियल सोर्स तो हर के लिए अलग अलग लगाएंगे नहीं। हमारे पास पोटेंशियल सोर्स एक है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल सोर्स है। तुम उस 220 वोल्ट में से अब ये कह रहे हो कि जब इसको चार्ज करते हैं तो इसके लिए तुमको जितना एम्पियर चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए या कुछ भी चाहिए, और जब तुम अपना एसी यूज करते हो उसमें कुछ 15 एम्पियर चाहिए। सब सारे डिवाइस में अलग अलग करंट चाहिए। अब वो करंट अलग अलग कैसे आएगा? रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा तभी करंट अलग अलग आएगा। तो करंट को कितना फ्लो कराना है उस पर्टिकुलर सर्किट में, वो डिसाइड करता है आपका रेजिस्टेंस। आया समझ में? यस सर। तो कैपेसिटर का भी वही यूज है। कैपेसिटर क्या करता है कि कभी मान लो तुमको जो एनर्जी, कोई ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करके अपने पास रखता है, जब सर्किट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, अपने पास एनर्जी स्टोर करके रखता है।
अब उसका क्या एप्लीकेशन है, अभी हम कैपेसिटेंस का एप्लीकेशन पे चले जाएंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा, मतलब तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना, कैपेसिटेंस का क्या यूज है। यस सर। ठीक है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है, अभी तुम्हारे लिए इतना ही जानना था। ठीक है, सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। जो भी जितना इस पे अगर तुम बी पोटेंशियल तक इसको चार्ज करते हो तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो हम लोग अभी देखेंगे, जब एनर्जी स्टोर्ड ई मतलब यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, या क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकते हो, या फिर क्यू बाई 2v करके लिखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो हम लोग फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे भी। तो इससे हम लोग को पता चलता है किसी भी कैपेसिटर कोई एक जो डिवाइस है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा अगर वी पोटेंशियल तक चार्ज करें, तो वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। वही अगर उस पर क्यू चार्ज अगर हम लोग डालते हैं तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। और अगर पोटेंशियल और चार्ज के टर्म्स में हमको निकालना है कि कितना एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज क्यू बाई 2। तो ये सब अभी बाद में आएगा वैसे तो, बट हाँ ये जो कैपेसिटर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये चार्ज को स्टोर करता है और हेंस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। Now let's do this question. Assuming the earth to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, calculate its capacitance. तो भाई कैपेसिटेंस अभी हम लोग देखो, अर्थ क्या है, ये आइसोलेटेड स्फीयर हो गया, इसका दूसरा कोई कंडक्टर तो है नहीं, तो C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये हमारे पास है। तो अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसका ये नहीं दिया चार्ज। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है ना फॉर्मूला तो। 2 by 4 pi epsilon naught r नहीं, सॉरी सर, C is equal to सीधे 4 pi epsilon naught r था। Q by 4 pi epsilon naught r तो उसका V था ना, V is equal to ये था। यस सर। तो C is equal to 4 pi epsilon naught r है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लें। सो 4 pi epsilon naught इज बेसिकली देखो 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। सर 7.1 into 10 to power minus 4 आ रहा है। 711 म्यू एफ हो जाएगा, हाँ वही हो, वही है। तो ये अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा 64 by 9 7.11 into 10 to the power 9 है, और ये 325 10 to the power -4 हो गया फराड। अब इसको माइक्रो फराड में कन्वर्ट कर लेंगे, 711 into 10 to the power -6 फराड और 711 microfarad. Okay, this is the capacitance of the clear बोलो बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अब आते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा हम लोगों ने बोला था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। 2 प्लेट्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट? सो the distance between plates is kept small. So 2 plates हैं and they are separated by some distance, let's say d। और ये जो plates हैं ये इस तरह से rectangular ऐसे plates हैं। अगर 3 dimensionally इसको समझोगे
तो इस तरह से प्लेट है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लेट्स से ए, और इसके बीच में अगर एयर है तो हम लोग मानते हैं कि इसका जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट है, राइट। अब जो इसका कैपेसिटेंस होता है अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारा कैपेसिटेंस होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम लोग डिराइव भी अभी करेंगे। So the distance between the plates is kept very small, and a parallel plate capacitor consists of two plane parallel conducting plates separated by a certain distance. तो जनरली अगर हम लोग ऐसे देखते हैं कि दो प्लेट्स हैं और जब तुम इसको चार्ज करना शुरू करोगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये एज इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह से बल्जिंग हम लोग को दिख रहा है ना। तो एज इफेक्ट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये जो एज इफेक्ट है इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम लोग मानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, राइट। तो ये जो दोनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, मतलब इसका एरिया, इसके डिस्टेंस जो दोनों के बीच में जो गैप है उसके रेस्पेक्ट में एरिया इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस डी। सो देन वी एज्यूम दैट द एज इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, एंड व्हेन द एज इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड यू विल एज्यूम दैट कि पॉजिटिव प्लेट से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now, principle of parallel plate capacitor: to increase the capacity of one conducting plate A by bringing another conducting plate B close to it to decrease the potential at the same charge। मतलब बेसिकली क्या है प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो बच्चा पूछ रहा था। तो एक हमारे पास लेट्स से एक प्लेट है, एक प्लेट अगर कंडक्टर है, इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो उसका लिमिट होता है, राइट। अब अगर आप इसके पास दूसरा प्लेट लेकर आ जाते हो, है ना, तो इसका जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का वो इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा अभी हम लोग देखते हैं। सो टू इंक्रीज द कैपेसिटी of one conducting plate A by bringing another, let's say this is A, by bringing another conducting plate B close to it to decrease the potential at the same charge. So it follow three cases. First is step one क्या है, three steps basically. Step one में हम लोग क्या करते हैं, let A and B be two conducting plates। मान लो हमारे पास A और B दो conducting plate है, A के ऊपर हम लोग चार्ज कर रखे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, और B जो है अनचार्ज है इनिशियली, राइट, और ये दूर है बेसिकली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस में A हैज पॉजिटिव चार्ज एंड B हैज नो चार्ज इनिशियली, ये मैंने बताया आपको। नाउ वी ब्रिंग द प्लेट B नियर प्लेट A विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, B वाले प्लेट को इसके पास लेकर आते हैं विदाउट ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विथ इट। इसको जब पास लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा, जब हम लोग पास लेके आएंगे, व्हेन अनचार्ज प्लेट B इज क्लोजर टू प्लेट A ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन वन फेस ऑफ द प्लेट B एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर फेस ऑफ प्लेट B। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इसके पास लेके आओगे तो बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे चार्ज जो इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। कंडक्टर है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा, ऑपोजिट फेस पे चला जाएगा इस कंडक्टर के। आ रहा समझ में? सी हमारे पास एक कंडक्टर है, जब तुम इसको पास लेके आओगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसके इस फेस पे, सॉरी नेगेटिव चार्ज इसके इस फेस पे आ जाएगा, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस बिकॉज रिपेल ईच अदर, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अदर एंड पे चला जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, मतलब इस स्विच को ऑन कर लेंगे, अर्थिंग का कनेक्शन ऑन कर देते हैं। अर्थ का कनेक्शन ऑन करने से क्या हुआ, अच्छा अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है समझो। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज, तो
ये नेगेटिव चार्ज के वजह से जो इस पे पोटेंशियल आएगा, मान लो ये जो पॉजिटिव चार्ज ए पे है उससे उसके वजह से कोई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। सी जो कैपेसिटेंस है ये क्या है, Q बाय V है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। आ रहा समझ में, C इज इक्वल टू Q बाय V है। Yes, sir. ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जो ए वाला प्लेट है, तो उसके ऊपर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा क्योंकि V डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पे हमारा जब, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से जो इस पे पोटेंशियल आएगा, ए वाले पे जो पोटेंशियल आएगा वो इसको फिर से इंक्रीज करेगा, इसके जो इसका पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है। जब आपने इसको ऑन कर दिया, मतलब आपने कनेक्शन इसके अर्थ से दे दिया, तो ऑल ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज which flows from the earth on this plate, ये सारा पॉजिटिव चार्ज उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन जैसे करते थे, पहला वाला जो चैप्टर पढ़े थे वही सेम चीज कर रहे हैं। जैसे ही आप अर्थ के साथ जोड़ोगे ये पॉजिटिव चार्ज सारा इसमें से गायब हो जाएगा। ऑल दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी रिमूव, ओनली नेगेटिव चार्ज विल बी देयर। पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, जो पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा था वो गायब हो गया, तो बस पोटेंशियल डिक्रीज ही हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज विच इज देयर ऑन दिस प्लेट, द potential here is decreasing and the capacitance is increasing of this conductor। समझ में आया? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं प्लीज? इसको हटा के, यस, थैंक यू सर। so यही कह रहा है कि the induced negative charge on plate B tends to decrease the potential of plate A, whereas induced positive charge on plate B tends to increase the potential of plate A। जो मैं बात कर रहा था ना, जो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इंक्रीज करना चाहेगा। ठीक है ना? Therefore, the net potential of plate A is decreased, right? So net potential of plate A is decreased here. So उससे क्या होगा? अब step 3 में, step 3, now we connect the plate B to the earth. There is a flow of negative charge from earth to plate B and positive charge of plate B. Both charges will be neutralized. तो ये जो नेगेटिव चार्ज इधर से आया और पॉजिटिव चार्ज जो था वो न्यूट्रलाइज हो गया। सो द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज फर्दर डिक्रीज। अब जो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बस ये पोटेंशियल इज फर्दर डिक्रीज एंड इट्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। So now only induced negative charge exists on one face of the plate B। जब ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया तो बस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होगा, और जब तुम इसका जो ये अर्थिंग वाला लाइन हटा दोगे तो उस पे फिर क्या है, जो इस पे बस नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब इस पे, अब ये कैपेसिटेंस तुम्हारा वर्किंग कैपेसिटेंस हो गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। पहले एक फेस पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव था, जब अर्थ पे किया तो ये पॉजिटिव खत्म हो गया, बाद में अर्थिंग हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. पहला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस किसको किसको याद है, देखते हैं। अरे आंसर तो मैंने बता दिया। हाँ जी, क्या 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 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। m-1 l-2 T4a², ये हमारा है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इज, ये भी आपको पता ही है,
सिंपल है। Sir, D. Option D. Option D. C. Now capacitance of parallel plate capacitor. तो capacitance of a parallel plate capacitor, ये देखिए हम लोग को पता है कि भाई एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक प्लेट पे, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, और ये जो हमारे पास प्लेट है इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और दूसरे वाले प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। तो बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट और ये वाला प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, राइट। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, ये हम लोग देखो याद होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके वजह से इस डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव की वजह से और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव की वजह से, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पे जो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो प्लस के वजह से इस डायरेक्शन में और माइनस के वजह से इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी तरह अगर राइट साइड में देखोगे तो पॉजिटिव की वजह से इस तरफ और नेगेटिव की वजह से इस तरफ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ई पॉजिटिव की वजह से और ये ई नेगेटिव की वजह से, यहाँ पे ये ई नेगेटिव की वजह से और ये ई पॉजिटिव की वजह से, दोनों बैलेंस कर दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो हो गया। तो 3 रीजन है, मान लो ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। तो रीजन 1 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इज इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now let D be the distance between two plates of capacitor, or area of capacitor is very large as compared to the distance between the plates of the capacitor. Right, this we have to assume. तभी हम लोग ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हर तरफ कर रहे हैं। डिस्टेंस पे ऐसे भी डिपेंडेंट नहीं होता है जब लार्ज कंडक्टर, लार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर होता है, लार्ज प्लेट्स हैं जब, है ना, जब हमारा ये जो प्लेट्स है जिसके ऊपर चार्ज है इसका साइज बहुत बड़ा है, तभी हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिखते हैं ना। इनफाइनाइट जो चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है तब हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और उसको इनफाइनाइट मान के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. Let plate A has positive charge plus Q and plate B has negative charge minus Q. Plus sigma be the surface charge density of plate A and minus sigma be the surface charge density of the plate B. E be the electric field between the plates which is equal to sigma by epsilon. अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। So electric field in the outer region, ये इसको रीजन 1 मान रहे हैं, इसको रीजन 2 मान रहे हैं और इसको रीजन 3 कर रहे हैं, ठीक है। So now electric field in region in the outer region 1, तो ये देखो पॉजिटिव की वजह से हम लोग को पता है इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव की वजह से नीचे होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught is equal to 0 outer region 1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन 3, इस रीजन में नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में फिर से बैलेंस हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन द मिडिल रीजन 2 between the plates A and B will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon plus, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
which is sigma by epsilon naught, that is Q by A epsilon naught. So this is the electric field. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, we know that E is equal to sigma by epsilon naught, अभी हम लोगों ने निकाला, और हमारे पास E is equal to, हम लोगों को पता है पोटेंशियल बाय E is equal to V by D होगा. मान लो हमारे पास ये दो प्लेट्स थे, राइट, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और जो डिस्टेंस है इन प्लेट्स के बीच में D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V by D भी तो लिखते हैं ना, पोटेंशियल बाय द डिस्टेंस, E is equal to V by D, ये दूसरा इक्वेशन हो गया. अब V जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, E into D हो जाएगा. E के जगह हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं, है ना, तो वील हैव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट into D, और इससे सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते. तो हम लोग देखो एक एक करके मैं बताऊं तुम्हें. E इज इक्वल टू V बाय D था, और E इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो जो V है दैट इज E इंटू D, तो E के जगह हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D हो गया. अब हमारे पास जो सिग्मा है दैट इज Q बाय A, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D. अब V इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, सो दिस इज Q बाय कैपिटल Q ले लो, कैपिटल Q बाय जो V है दैट इज QD बाय A एप्सिलॉन नॉट. अब ये Q कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो जो हम लोग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कर रहे थे वो इसी से आता है, where A is the area of cross section of this plate and D is the distance between these two plates. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर ये डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में. लिख लिया सबने? Yes, sir. 1 minute. आदित्य सिंह इतना गुस्से में क्यों हो? यस सर. नहीं सर ऐसा. ऐसा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? Yes, sir. कितना? तुम्हारा रूटीन जो तुमको बोले थे फॉलो करने, अच्छा अभी रुकेगा सब, है ना, बड़ा तुम लोग बहुत मस्ती कर लियो जीवन में अपने, अभी सब लोग रुक जाना क्लास के बाद, है ना, तुम लोग का एक शेड्यूल बनाना, 10 मिनट रुकना तुम, ठीक है? ज्ञानी बच्चों, हाँ ना बोल लो. हाँ सर. हो गया सर. हाँ, sir. अभी Yes, सेकंड वाले पे है तो सब्स्टिट्यूट 3 इंटू, वही चीज हम जो अभी बताए ना, तो वही चीज यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है. तो मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, राइट. अब ये देखो एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं अगर, मैं तुम्हें एक इन जनरल बता रहा हूँ कि भाई एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर लोगे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर लेते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर तो बड़ा ही हुआ ना. 1 मीटर मतलब इतना बड़ा प्लेट हो गया, कितना बड़ा प्लेट हो गया समझ जाओ, इतना, मतलब दिस इज 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली, इतना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और उसमें अगर डिस्टेंस 1 mm का लेते हो इनके बीच में, तब जाके कैपेसिटेंस 8.85 10 टू द पावर -9 फराड होता है, मतलब नैनो फराड के टर्म्स. तो समझो फराड के लिए कितना बड़ा तुमको प्लेट चाहिए होगा, अभी हम लोग वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे. तो दिस शोज दैट 1 फराड इज टू बिग अ यूनिट इन प्रैक्टिस. इज इट क्लियर? So even though you have taken a plate size of 1 meter square, you can see that the capacitance which is there is very less. So that means 1 farad is a very big unit. That's what is meant to be said in this slide. Now again, if you see, calculate the area of plate needed to have capacitance of 1 farad for a separation of 1 centimeter. मतलब अगर C का वैल्यू हम लोग को निकालना है
1 फराड फॉर से 1 सेंटीमीटर, तो अगर तुम देखोगे भाई हमारे पास कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, एरिया हम लोग को निकालना है, A इज इक्वल टू CD बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कैपेसिटेंस 1 फराड तुमने यूज कर लिया है और D जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12 हो गया। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1000 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर का मतलब आप ये समझो कितना बड़ा प्लेट हो गया, और इतना बड़ा प्लेट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वहां पे हम लोग देखो ज्यादा फराड का बनाना होता है ना, तो हम लोग ये फिर नॉर्मल एयर कैपेसिटर्स नहीं यूज करते, फिर हम लोग बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक को डालने से होता क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो सी डैश नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो के टाइम्स सी नॉट हो जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ता चलेगा, तब उतना ज्यादा साइज नहीं चाहिए होगा तुमको 1 फराड बनाने। ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब थोड़ा तुम लोग का रूटीन देखें, क्या है भाई तुम लोग का लाइफ में, क्या रूटीन है तुम लोगों का? कितने, अभी तो स्कूल चल नहीं रहा है तुम लोग का? हाँ, स्कूल चल रहा है तुम लोग का? नहीं sir. सर नहीं सर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। सर समर हॉलिडे शुरू हो गया सर। ओके, समर हॉलीडेज अभी शुरू हुआ है? हाँ सर, SMS आया कल ही। परसों से शुरू हो जाएगा आदित्य, ये बोल रहे हो? या सर मेरा शुरू हो गया सर, मैं बोल रहा हूँ साई सागर। साई सागर, 1 मिनट रुक जा। आदित्य यादव, तुमने क्या बोला कि तुम्हारा परसों से स्कूल शुरू हो रहा है या छुट्टी हो रहा है? सर नहीं, वो 15 तक अभी क्लासेस सस्पेंडेड थी, अब भाई तो start- 17 से स्टार्ट होगा क्या यार भाई? तो 17 से क्लास शुरू होने वाला है तुम्हारा? सर अकॉर्डिंग टू नाउ जितनी इन्फॉर्मेशन आई है सब। अच्छा, अभी टाइम टेबल जो है तुम लोग का थोड़ा देखें हम। तुम लोग को समझ नहीं आएगा। So this should be your timetable ideally basically, है ना? तो ये देखो तुम्हारा क्या है, ये जो लोग सुबह उठते हैं, अभी जो ये चीज है जब स्कूल होगा तब के लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना? जब स्कूल नहीं होगा तब कुछ और फॉलो करेंगे, राइट? तब तुम्हारे पास और टाइम होगा। तो अगर हम बात करें मंडे टू फ्राइडे की बात अगर करते हैं, मंडे तो तुम्हारा पूरे दिन छुट्टी होता है, इसको मंडे काट लो, ये ट्यूसडे कर लो। अभी मैं तुम्हारा बना मतलब आई सेंड इट अक्रॉस एज वेल। तो जो लोग सुबह उठ सकते हैं उनके लिए ये है, जो है ना उल्लू हैं जो रात में जागते हैं उनके लिए ये, ठीक है? नॉक्टर्नल पीपल, फॉर यू दिस इज द शेड्यूल। और जो सुबह उठते हैं, है ना, जो इंसान होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सुबह वाला रूटीन है। अब जो सुबह उठ सकते हैं उनके लिए, मतलब फ्यू पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट, सो आई विल नॉट से। तो 5 के जगह ये इसको कर लो 5:30। और इस समय तुम्हें रटने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब या तो बायो पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो जो बच्चे पीसीबी लिए हुए हैं वो बायो पढ़ें सुबह सुबह, और जिन्होंने पीसीएम लिया हुआ है उनके लिए केमिस्ट्री पढ़ने का ये है। अपना अपना वीडियो ऑन कर लो भाई, छुप के मत देखो, तुमको भी तो देखें कि तुम क्या देख रहे हो। और ये 8 to 2 जो है तुम्हारा स्कूल का टाइम है, तो आई लीव दिस, राइट? दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू व्हेन स्कूल्स आर ऑन। अब तुम्हारा जब 2 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, अभी तो ऑनलाइन ही चलना है, तो कोई आने जाने का टाइम तो तुम्हारा जाएगा नहीं। लंच लेके 3 बजे पढ़ने बैठो, 3 से 5 फिजिक्स पढ़ो, राइट? फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जिसमें कम दिमाग लगता है वो करो, मैथ्स पढ़ लो, राइट, इस समय। और उसके बाद तुम्हारा 5 to 8 जनरली मान लो ट्यूशन का टाइम है, 6 to 8 है या 5 to 8 है,
जो भी है, मतलब आई लीव यू फ्रॉम 5 to 8, दिस इज द ट्यूशन टाइम। देन इसको 8:30 कर लो या 9 o'clock कर लो, जैसा भी तुमको अच्छा लगता है। तो 8:30 to 10:30 तुम्हारा तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो केमिस्ट्री तो तुमने सुबह पढ़ लिया, यहाँ पे या तो फिजिक्स पढ़ लो या मैथ्स पढ़ लो जी। और 10:30 बजे 10:30 go to bed and 11 o'clock you should sleep so that you can get up again at 5:30, right? So that means you have at least 6.5 hours of sleep, right? So this is your normal routine which you should follow from Tuesday to Friday. तो जो बच्चे बोलते हैं सर टाइम कहाँ है पढ़ने का, उनको मैंने दिखा दिया कि भैया 2 घंटे यहाँ पे है, 2 घंटे यहाँ पे है और 2 घंटे यहाँ पे, टोटल मिला के 6 घंटे हो गए। 6 घंटे पढ़ लोगे ना तो अपने स्कूल में टॉप कर लो। अगर इसको तुम फॉलो कर लोगे 6 hours एवरी डे टिल योर 12th क्लास एग्जाम, कोई भी तुमको रोक नहीं सकता है 12th क्लास टॉप करने। नहीं फॉलो करोगे तो फिर तो जो ही भगवान जो करे तुम्हारे साथ, मतलब हम तो क्या ही करेंगे, भगवान ही करेंगे उसके बाद। सर इस दिन में हमारे लिए टाइम का है? तुम्हारे लिए टाइम 12th में नहीं है आइरेस, तुम जीवन के उस पड़ाव पे खड़े हो जब तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं होगा। पहले तो रुको, मुझे पहले इसका ये रिकॉर्डिंग बंद करने दो, तो